नमस्कार, मसला देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव का ऐलान अब किसी भी वक्त हो सकता है। नए साल की शुरुआत यानी कि जनवरी में चुनाव हो सकते हैं और ऐसे में सत्तारूढ़ बीजेपी ने कोर ग्रुप, छोटी टोली और अलग अलग प्रकोष्ठों की मंथन बैठक में निगम चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप दिया। प्रदेश में 8 नगर निगमों, 4 निगम परिषदों और 22 नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं। राज्य चुनाव आयोग की ओर से निगम चुनाव की तैयारियां शुरू की जा चुकी है और अगले साल यानी कि जनवरी में चुनाव होने की संभावना है। प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव को लेकर बीजेपी काफी गंभीर है और इससे पहले 3 नगर निगमों अंबाला सिटी, पंचकुला और सोनीपत नगर निगम के चुनाव में बीजेपी को करारा झटका मिला था। केवल पंचकुला नगर निगम में बीजेपी का मेयर बना था। बाकी दोनों निगमों में बीजेपी के मेयर जो उम्मीदवार थे चुनाव हार गए थे और अब चूंकि प्रदेश में तीसरी बार 48 विधायकों के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई है और ऐसे में बीजेपी नेताओं का मनोबल थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो वहीं बीजेपी शहरों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पार्टी निकाय के चुनाव में भी जीत अपने नाम दर्ज करवाना चाहती है। वहीं बीजेपी भाजपा सदस्यता अभियान की विशेष बैठक का आयोजन फरीदाबाद जिले के सेक्टर 2180 के सामुदायिक भवन में किया गया। इस बैठक में मुख्य वक्ता केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर थे, जबकि अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष राजकुमार बोहरा द्वारा की गई। कार्यक्रम का आयोजन विधायक धनेश अदलखा की ओर से किया गया और इस मौके पर कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि जो भी नगर निगम का चुनाव बीजेपी की टिकट पर लड़ना चाहता है उसे 2000 सदस्य बनाने होंगे, यानी कि बीजेपी अब अपने उन कार्यकर्ताओं को और इसी के साथ साथ जिन्हें टिकट देना चाहती है उन्हें बड़ा टास्क दे रही है। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान का उद्देश्य संगठन को मजबूत करने के साथ साथ नए लोगों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ना है और अपने सदस्यता अभियान के बचे हुए दिनों में जिलों की प्रथम लाना है और जिले में कौन सी विधानसभा अव्वल आए उसमें भी मुकाबला है और इसलिए जो भी नगर निगम का पार्षद चुनाव लड़ना चाहता है उसके लिए हमारे संगठन ने 2000 सदस्य बनाने की शर्त तय कर रखी है। तो देखिए, हरियाणा में शहरी निकाय चुनाव होने वाला है और ऐसे में सभी पार्टियां पूरी तैयारी करने में लगी हुई है। बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। तमाम बैठकें जो है किया जा रहा है और इसी के साथ साथ अगर आज की बात करें तो देखिए अब बीजेपी की तरफ से जो है जिन प्रत्याशियों को टिकट दिया जाएगा उनके लिए एक बड़ा टास्क रखा गया है। दरअसल बताया गया है कि जो भी और जिन्हें भी टिकट मिलेगा उन्हें 2000 सदस्य बनाने होंगे, यानी कि 2000 बीजेपी सदस्यता अभियान के साथ जोड़ना होगा सदस्यों को, तब उन्हें टिकट मिलेगा। और ऐसे में आपको बता दें कि बीजेपी हरियाणा में शहरी निकाय चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में नजर आ रही है, तो वही अन्य पार्टियां भी अब लगातार जो है एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। तो वही देखिए, कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। बताया जा रहा है कि जनवरी 2025 यानी कि महज 1 महीने बाद जो है चुनाव हो सकते हैं और ऐसे में देखिए सबकी निगाहें हरियाणा में जो है शहरी निकाय चुनाव पर है, क्योंकि अभी हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी हुए हैं जहां पर बीजेपी 48 सीटों के साथ बड़ी पार्टी बनी, जिसके बाद से बीजेपी का जो जोश है वो हाई है और इसी के साथ साथ वही कांग्रेस भी पूरी जोर आजमाइश के साथ है हरियाणा विधानसभा चुनाव में उतरी थी। लेकिन एक तरह से कहें तो जो शहरी निकाय चुनाव है ये कांग्रेस के लिए अग्नि परीक्षा और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कितना जोर आजमाइश किन पार्टियों की तरफ से लगाया जाता है और एक तरह से कहे कि हरियाणा के शहरी निकाय चुनाव के दंगल में किसका होगा मंगल, इस पर भी लगातार सबकी नजरें बनी हुई है। कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। अंदेशा लगाया जा रहा है कि जनवरी 2025 में निकाय चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में बस सबकी निगाहें चुनाव के तारीखों के ऐलान पर ही टिकी हुई है और ऐसे में आपको बता दें कि बीजेपी लगातार अपनी बैठकें कर रही है और इसी के साथ साथ सभी को दिशा निर्देश भी देती हुई नजर आ रही है ताकि किसी भी प्रकार की कोई चूक न हो। तो हरियाणा में शहरी निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है। अंदेशा लगाया जा रहा है कि जनवरी में चुनाव होने वाले और ऐसे में जो है सभी पार्टियां पूरी जोर आजमाइश के साथ हरियाणा के शहरी निकाय चुनाव के दंगल में कूद चुकी है। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे खास मेहमान इस वक्त मौजूद है, परिचय करा देते हैं आपकी। बीजेपी से प्रवक्ता राजवीर रोहेला जी हमारे साथ मौजूद है, स्वागत है सर आपका। इनेलो से प्रवक्ता अनुसुरा जी मौजूद है, आपका भी मैम बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से प्रवक्ता सुखबीर कंवर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत राजवीर रोहेला जी आपसे करूंगी। देखिए, अब शहरी निकाय चुनाव में आपकी पार्टी सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं या फिर यूं कहें कि अगर बात किसानों की कर लेते हैं चलिए, तो किसान आज भी नाराज है। हालांकि आपकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी विधानसभा चुनाव में। देखिए अब ग्रेटर नोएडा में अब देखिए किसान जो है लगातार आंदोलन करेंगे तो कर रहे हैं, तो वही अंबाला से अब देखिए किसान दिल्ली कूच करने वाले हैं 6 दिसंबर को। आखिर क्यों?
नमस्ते प्रवक्ता साथियों को और आपके दर्शकों को मेरी राम राम। ये किसानों का एक अपना मसला है, वो अपना जब भी फुर्सत में होते हैं तो वो अपना इलाका दिलाने लग जाते हैं, लेकिन हरियाणा के किसान इसमें शामिल नहीं है। ये पंजाब का मसला है। तो मैं तो निवेदन करूंगा पंजाब के दिल्ली कूच करने वाले हैं सर, हरियाणा पंजाब के किसान। मैं नहीं मानता इस बात को। किसान अपने खेत में है, किसान अपने खेती के कार्य कर रहा है। हम नहीं मानते इस बात को। धक्का थोड़ा ना आप हमारे को मनाने की कोशिश करेंगे इस बात को। किसान ने अभी फसल में पानी देना, किसान को पानी देना है, इनके लिए झंडे उठाएगा। ये तो कांग्रेस प्राइज जो नेता है, क्योंकि वो पिछले लगातार लोकसभा चुनाव में भी मतलब सामने आई थी और विधानसभा चुनाव में उसके बाद भी भगवान सिंह जगोनी और जो धन्यवाद दी थे, उन्होंने क्या बोला था कि हमने कांग्रेस के लिए माहौल खड़ा करके दिया था, कांग्रेस उसे बुला नहीं पाई। तो कौन से माहौल की बात कर रहे थे तो पहले तो यही बताएं मेरे के अंदर खाते क्या सेटिंग थी। लेकिन मैं इन बातों में जाना नहीं चाहता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो नारायण साहनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है, उस सरकार ने लगातार किसानों को समर्पित है, युवाओं को समर्पित है, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, हर किसी को समर्पित सरकार है ये। और हमारे नारायण साहनी जी लगातार लाखों लोगों से मिल चुके हैं आज तक। तो किसानों का जो मसला है तो हरियाणा सरकार ने कभी इनकार नहीं किया और 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। बार बार वार्तालाप भी हुआ है, लेकिन वो क्या बातें हैं क्या नहीं उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मेरे पास डाटा है, हमने 3 फसलें अभी एमएसपी पे खरीदी है जो आई अभी बाजार में। वो चाहे बाजरा ले लो, चाहे मूंग ले लो, चाहे वो धान ले लो, मोटे हो जो उसका एक एक दाना खरीदा गया है और उसका जो एमएसपी था वो किसानों के खाते में डायरेक्ट डाला गया है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो किसान नेता पंजाब से मांग के दिखाई चीजें जो हमें 24 फसलों तक हम लोग पहुंचते हैं, तो ये सारे झाल मिल करके वामपंथियों का, कांग्रेसियों का ये जो कॉकटेल बना हुआ है ना हरियाणा की तरक्की को रोकने के लिए, वो ये कॉकटेल बना हुआ है। तो हरियाणा में इन्वेस्टमेंट ना अराजकता का माहौल कैसे पैदा हो, ये सारी चीजें ये लोग करने का काम कर रहे हैं। वरना तो सरकार ने 300 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया था, 13,000 करोड़ का मुआवजा 10 साल में दिया है, अंतिम डेल तक पानी पहुंचाया, बिजली को सस्ता किया है, खाद बीज को सस्ता किया है, सब्सिडियां दी है। तो ये कोई बातें नहीं है, ये सिर्फ अपने राजनीति चमकाने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं लोग और कुछ चिन्हित हो गई है। ये लोग कांग्रेस से टिकट भी मांग रहे थे, बार बार इनके वीडियो आएगा, हमारे को बुला ले रहे, हमारे से बातें हुई है, हमारे को समर्थन देने की हालत में हमने टिकट देने का वायदा किया है। तो ये कांग्रेस के और उनके अंदर की बात है। लेकिन इसमें मैं तो निवेदन करूंगा किसानों से भी, भाई आप अपने एक बार मंथन करें, ये क्या सही है क्या गलत, क्या हरियाणा सरकार ने आपके ट्रैक पे काम किया या नहीं किया। हरियाणा सरकार ने लगातार किसानों के लिए काम करके दिखाया है। तो आप ये देखिए जो धान आई थी उसे ऐसी की तरह खरीदा गया है, तो ये किसानों के लिए गया है। कोई सरकार ने तो खाते में से पैसे दिए उनको, 48 घंटे में, 72 घंटे में, 4 दिन में पैसे देने का काम किया है। तो झगड़ा किस बात का? झगड़ा सिर्फ अहम की लड़ाई है कि जो पहले भी हमारे मुख्यमंत्री हुए श्री मनोहर लाल जी, उनको भी ये लोग सहन नहीं कर पा रहे थे और नारायण साहनी जी जो तीसरी बार आए हैं उसको चिन्हित लोग कर रही है। ये लोग अलग अलग रूप में आते हैं, कभी ये किसान का चोला और लेते हैं, कभी ये कांग्रेस पार्टी में चले जाते हैं, कभी वामपंथी बन जाते हैं। तो ये इनका एक एजेंडा सा बन गया इनका, इस सरकार को हरियाणा की शांति को कैसे स्थिर किया जाए। लेकिन हरियाणा सरकार को जिम्मेवारी 3 करोड़ जनता की है, वो 3 करोड़ जनता के उत्तरदायी है, ठीक है ना। तो ये बातें मैं तो फैक्ट के साथ बता सकता हूँ। उचाना में कटकट पे टोल लगता है, वो लोग लगातार जानेबाजी करते थे, हमारे को टिकटें नहीं दी गई। तो तुम टिकटें कांग्रेस के माथे जगह लगो ना, ठीक है ना। किसानों से तंग करें। आप ये बताइए, आप ये रोड जाम करेंगे तो इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा? उद्योग धंधे ठप करेंगे तो उससे भी किसको नुकसान होगा? ये डोंकी गैंग जो सक्रिय हो रखा है ये पिछले 3-4 साल से, ये वो भी इनका कुछ नहीं जाना। लेकिन ये आम जो हरियाणा का जो गरीब जनता है, जो युवा है, जो सक्षम युवा है, वो उसके जो भविष्य उसको घर में करने का सीधा प्रयास है। तो देखिए अभी आपने जिक्र किया 3-4 साल से, फरवरी से जो है ये आंदोलन हो रहा है। तो ऐसे में आपने बोला 3 करोड़ जनता का जो है मुख्यमंत्री नारायण साहनी ने जिम्मेदारी ली है। तो 3 करोड़ जनता भी, किसान भी तो आते हैं, आखिर उनकी जो मांगे वो क्यों नहीं पूरा हो रही है? आप ये बताइए ना, कौन सी मांगे पूरी नहीं की? एमएसपी में सरकार 24 फसलें खरीद रही है, अंतिम दिन तक पानी पहुंचा रही है, बिजली, पानी और खाद बीज और बाजार की तो बात होती है। वो सारी चीजें हरियाणा सरकार ने पूरी करके दी है। लेकिन वो सहन नहीं हो रहा क्योंकि वो राज नहीं है उनका। तो राज की जो दर्द होता है राज का, क्योंकि 10 साल से 12 साल से लोग सत्ता से बाहर है, ठीक है ना। वो दर्द है और कोई दर्द नहीं है इनको, क्योंकि यही लोग थे जिन्होंने इन लोगों की दुकान बंद की थी, ठीक है ना। इन लोग जो ठेकेदारी है कहीं ना वो भी शिफ्टिंग हुई है।
अब ये जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुगालते में खाते, तुम्हारे को ये जो चौकड़ी है या जो कुछ लोग साथ रहते हैं वो लोग तुम्हारे को सत्ता तक पहुंचा देंगे। जनता ने करारा जवाब देने का काम किया। भागना से लेकर राई तक ये सारी किसान बेल्ट है हमारी। इसमें जींद में सुपड़ा साफ कर दिया, हिसार में कर दिया, सागरी में कर दिया, भिवानी में कर दिया, सोनभद्र में कर दिया। बचे कहाँ हैं ये लोग? लेकिन इन लोगों को मुगालता के भी नहीं, इस हरियाणा की तरक्की नहीं होने देना आपने किसी भी कीमत पर। जब भी फुर्सत होती है ये लोग झंडे उठा के मैदान में आ जाते हैं। हरियाणा सरकार ने लगातार बार बार, केंद्र सरकार ने बार बार कहा है कि मतलब चंडीगढ़ में भी मीटिंग हुई है, दिल्ली में भी मीटिंग हुई है, क्योंकि अगर कोई बात रह जाती है, क्योंकि कभी भी कोई भी आंदोलन राज तक इतिहास है, पूरी बातें कभी भी कोई मानी जाती। उससे कांग्रेस का राज रहा है, चाहे बीजेपी का राज है, तो अन्य पार्टियों का राज रहा है, लेकिन एक बीच का रास्ता निकलता है। और बीच का रास्ता निकालने के लिए हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार 24/7 कटिबद्ध है बिल्कुल। लेकिन वो इनकी मंशाएं कुछ और है, तो वो मंशाएं हरियाणा की जनता ने पूरी नहीं होने दी, इसलिए ये लोग आज फिर छोड़ते हैं। ठीक है, सुखबीर जी आपके पास आऊंगी। देखिए, अगर बात हरियाणा विधानसभा चुनाव का अगर जिक्र कर ले तो देखिए आपकी पार्टी ने पूरी जोर आजमाइश की, लेकिन फिर भी वो रिजल्ट सामने नहीं आया। तो एक तरह की अगली परीक्षा समझा जाए शहरी निकाय चुनाव को। जिस तरह से आज विषय था स्थानीय निकाय का, लेकिन उसमें सारी बात हमारे प्रिय राजवीर जी ने करी है किसान की, तो फिर मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं उससे जवाब दूं। देखिए, राजवीर जी को ये समझना पड़ेगा कि जब प्रधानमंत्री मनोनीत हुए नरेंद्र मोदी जी 2013 में, उस वक्त दक्षिण हरियाणा में रैली हुई थी सबसे पहली, और उसमें बड़े जोर शोर से एक मुद्दा उठाया गया था C2+50 में न्यूनतम समर्थन मूल्य। जैसे ही नरेंद्र मोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठेंगे, पहली कदम से स्वामीनाथन कमेटी की अनुशंसा के अनुसार C2+50 में वो उस मांग को पूरी करेंगे। लेकिन आज दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, 11वां साल चल रहा है और उस मुद्दे पे सुनने बैठे सन्नाटा है। इसके अलावा एक और वायदा इस देश के किसान के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2016 में बड़े जोर शोर से बात उठाई कि 2022 में हम किसान की आय दुगनी कर देंगे। निश्चित तौर पे उस फ्रंट पे भी आज तक सुनने बैठे सन्नाटा है। और दिया क्या? कृषि के 3 काले कानून, और जिसका देश भर में विरोध हुआ, और अंततः मोदी जी ने वो काले कानून वापस लिए। और जब काले कानून वापस लिए, उस वक्त एक बात कही थी और वायदा किया था इस राष्ट्र के किसान से कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून देंगे। और उसी न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून के लिए फरवरी महीने से जो किसान दिल्ली आना चाहते थे, वो हरियाणा सरकार ने बल प्रयोग करके उनको वहां बॉर्डर पे रोक रखा है। इसलिए अब चूंकि चुनाव भी संपन्न हो गए, सब हो गया है, तो अगर किसान अपने राष्ट्र की राजधानी में आके कोई बात कहना चाहते हैं, तो आखिर इन सरकारों को इस तरह की दिक्कत क्या है? क्या दिल्ली में आना अन्नदाता के लिए संभव नहीं है? क्यों उनकी बात नहीं सुन रहे हैं? जब फरवरी से दूसरी फरवरी आने वाली है, तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी और मनसा है कि केंद्र की सरकार उनसे कोई चर्चा नहीं करना चाहती? निश्चित तौर पे चर्चा का विषय ही नहीं है। जो मोदी जी ने जो वायदा किया था, वो दोनों वायदे निभा दे, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन इन्होंने जिस तरह राजवीर जी ने बार बार MSP का जिक्र किया, देखिए MSP बहुत ज्यादा लोगों को तो यही नहीं पता कि MSP है क्या। हमारे देश में जो MSP तय होती है वो होती है A2+FL। A2+FL का मतलब ये है जो किसान की लागत है कृषि पे, और उसके लिए फैमिली की लेबर जोड़ के और उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। जबकि जो अनुशंसा थी स्वामीनाथन कमेटी की, उसमें C2+50 का मतलब है सारे के सारे जो उसमें लागत है, इसके अलावा जमीन का किराया भी उसमें जोड़ के, और उसमें 50% लाभ के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होना चाहिए। वो आज तक न्यूनतम समर्थन मूल्य तय नहीं हुआ, उसी की लड़ाई है। इसके अलावा और मैं आपको बताऊं, जो आपका आज का विषय है, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार ने पंचायती राज और शहरी निकाय के चुनाव समय पे नहीं करवा के दोनों संस्थाओं का बेड़ा गर्क कर दिया। आपको ध्यान होगा विगत के 10 वर्षों में 6 वर्ष के करीब 4 वर्ष से ज्यादा पंचायती राज नहीं रहा।
और जिस तरह से अनेक मदों में जो लूट हुई सरकार के संरक्षण में, वो सबके सामने है। और अब जो स्थानीय निकाय का विषय है, नगर निगम 3 साल से चुनाव नहीं हुए, आखिर क्यों? नगर परिषद अनेक ऐसी हैं जहां 2 साल से ज्यादा का समय हो गया। नगर पालिकाओं की भी यही स्थिति है। और इसमें होता क्या है, जब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होते तो अफसरशाही अपने हिसाब से भ्रष्टाचार के नवीन आयाम स्थापित कर रही है। फरीदाबाद 3 साल के आसपास का टाइम हो गया है, कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, कितने विषय सबके सामने आ चुके हैं। हमारे यहाँ मानेसर नगर निगम बने 3 साल से ज्यादा हो गए, कोई चुनाव का विषय नहीं है। किस प्रकार से धन शोधन वहां किया जा रहा है अनेक मदों में, वो सबके सामने है। इसके अलावा होना ये चाहिए कि निर्धारित समय से पहले सरकार को चुनाव कराने चाहिए, लेकिन जिस तरह से स्थानीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी विफल रही है चुनाव कराने में पंचायती राज के तर्ज पे, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। और अब आशा करता हूं कि जल्दी से ये स्थानीय निकाय के जो भी चुनाव हैं उन सब के लिए शेड्यूल जारी करे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्णतः चुनाव के लिए तैयार है। ठीक है, मुझे लगता है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से ज्यादा बेहतर है कि स्थानीय निकाय के जो मुद्दे हैं उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। अनुसुईया जी, आपके पास आऊंगी। देखिए, अगर विधानसभा चुनाव का जिक्र कर ले तो आपकी पार्टी का गठबंधन बसपा से था। क्या शहरी निकाय चुनाव में भी ऐसा कुछ है? क्या तैयारी, क्या मुद्दे हैं आपके? दर्शकों को और प्रवक्ताओं को नमस्कार, राम राम। बिल्कुल आपने बताया कि हमारा विधानसभा चुनाव में गठबंधन था और एज ए विपक्षी पार्टी हम बिल्कुल हमेशा इस बात के समर्थक रहे हैं कि अगर प्रदेश की जनता के साथ कोई अन्याय हो रहा है, चाहे वो क्षेत्रीय मुद्दों पे हो, चाहे वो राष्ट्रीय मुद्दों पे हो, तो उस अन्याय के खिलाफ मिलकर लड़ा जाए। बिल्कुल। अभी क्योंकि ये जो आगामी चुनाव निकाय चुनाव हैं, ये थोड़े से मैं कहूँगी क्षेत्रीय चुनाव हैं, मतलब लोकल मुद्दों पे हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई पार्टी आगे बढ़ना चाहेगी तो बिल्कुल हमारी पार्टी खुले तौर से विचार करने के पक्ष में रही है। तो वो तो आगे की बात है, लेकिन निकाय चुनाव इतनी देरी से क्यों करवाया जा रहा है, ये बड़ा समस्या की बात है। शहरों के हालात बहुत बद से बदतर होते जा रहे हैं और जैसा हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। शासन प्रशासन से लगाम बीजेपी का है नहीं। और मेरे को तो लगता है कि कुछ न कुछ भाजपा पे शायद दबाव था कि वो जिस वजह से इन्होंने इलेक्शन इतना डिले किया है, वरना कोई कारण नहीं थे चुनावी प्रक्रिया में जो देरी की गई है इस देरी को करने से। तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो सरकार है ये हर तरीके से भ्रष्टाचार कर रही है। क्या भ्रष्टाचार है मैम? क्या भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार नहीं है तो चुनाव समय पे क्यों नहीं हुए? इनके जो अफसर हैं उनको मौका दिया जा रहा है, शायद समय दिया जा रहा है कि आप लूटिए। और भ्रष्टाचार तो मैं बता देती हूँ जी आपको, जब से आप तो लगभग 10.5-11 साल होने को हो जाएंगे, 10 फिर भी हम पिछले 2 प्लान की बात करते हैं। जब से भाजपा सरकार बनी है तब से मैं तो ये कहूंगी कि विधवा, फौजी, ऐसे लोग जिनको शहरों के अंदर, क्योंकि शहरी चुनाव है, निकाय चुनाव है, तो शहरों का जिक्र भी होना चाहिए, जिनको ड्रा से प्लाट मिल जाया करते, अब तो गोदियां लगती हैं, लाख रुपए से शुरू होती है। गांव का गरीब आदमी अब शहरों में आने का सोच भी नहीं सकता। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? भाजपा को ध्यान कलेक्टर रेट बढ़ाने पे है, एमएसपी बढ़ाने पे नहीं है। कलेक्टर रेट बढ़ाते हैं और गोदियां लग रही हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में सरकारी जमीनों को लगातार बेच रहे हैं। अरबों रुपए का घोटाला है। सरकारी जमीन जो शहरों में और शहरों के साथ लगती जमीनें भाजपा के राज में इन्होंने जिस तरीके से उनकी नीलामी की है, वो अरबों रुपए का घोटाला है। और ये जो बात करते हैं बिना खर्ची बिना पर्ची, छोटी मोटी खर्ची तो लेती नहीं ना भाजपा। ये तो बड़ा हाथ मारते हैं। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड 6,500 करोड़ का हाथ मारा था,
तो इस तरह से बिल्कुल ये जो शहरी जमीनें हैं उनको लगातार 10 साल, मैं कहती हूँ राज बदलने दीजिए, सब कुछ सामने आएगा। जिस तरीके से इन्होंने दुकानदारी करी है, जो जनता की मूलभूत सुविधाएं थी, गांव में तो इनका विरोध है ही है, लेकिन शहर के अंदर जो नौकरी पेशा लोग आते थे, छोटे व्यापार करने के लिए लोग आते थे, आज वो एक अपना घर नहीं ले सकते पूरी जिंदगी की कमाई से। ये महंगाई भाजपा ने तो दी है 10 साल में, और इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि जैसे ही डिबेट शुरू होती है इनका रहता है कि हम किसान का जिक्र उठा दें, और किसान का जिक्र उठाते ही और ये इनका जो गंदी राजनीति है वो शुरू हो जाती है। बाकी वर्ग खुश हो जाएंगे कि भाजपा ने किसानों को परेशान कर दिया, तो उसके नाम का ये वोट मांगते हैं। तो लेकिन मैं शहरों की ही बात करूंगी। शहर के लोगों को पिछले 10 साल में महंगाई से जीना दुभर हुआ है। शहरों के अंदर सुविधाओं के नाम की कोई चीज नहीं है। इतनी महंगी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी टैक्स और पता नहीं क्या क्या इन्होंने लाद दिया है। अब कलेक्टरेट भी बनाया है, और उसके बाद फिर ये मुद्दे डाइवर्ट करते हैं कि ये तो पंजाब के किसान है। पंजाब का जिक्र नहीं है यहाँ पे यूपी का जिक्र नहीं है। मैं 100% हरियाणा की बात कर रही हूँ। हरियाणा के शहरों को क्या दिया भाजपा ने? शहरी गरीब का जिक्र नहीं करते। शहरी गरीब वोट देता है, भाजपा को दिया उसने 2 साल, लेकिन शहरी गरीब के लिए आपने क्या किया? शहर के अंदर जो रिक्शा चलाने वाला है, ऑटो ड्राइवर है, सब्जी बेचने वाला है, उनके लिए क्या किया भाजपा ने? उनको सिर्फ धार्मिक और जातीय उन्माद के जरिए उनका वोट लिया है। और मैं तो कहती हूँ सबसे ज्यादा पीड़ित वो लोग हैं। उनको कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं सिवाय नफरत के। और ये जो इनका व्हाट्सएप गैंग चलता है, उस व्हाट्सएप गैंग में जोड़ दिया गया पूरे शहर को। उसके अलावा क्या मिला शहरी गरीब को? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसका कभी भी डिबेट में जिक्र नहीं आने देती भाजपा। और विपक्ष की जो मैं मुख्य पार्टी, मैं उनको कहूंगी प्रवक्ताओं को कि आप इस बारे में चिंतन करिए कि ये आपको डाइवर्ट कर देते हैं। डिबेट को रोज एक जैसा अभी आपने किसानों का जिक्र किया अनुसुरा जी, अभी आपने किसानों का जिक्र किया। आप देखिए बीजेपी 24 फसलों पर एमएसपी दे रही है। नहीं, बीजेपी ये भी दावा कर रही है जी हाँ कि देश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे 24 फसलों पर किसानों का एमएसपी दिया जा रहा है। मैं बताती हूँ सपना जी, 24 फसलों की लिस्ट बना देने से और घोषणा करने से एमएसपी नहीं मिल जाती। ठीक है, इसका जवाब दीजिए राजवीर रोहेला जी। मुद्दा शहरी निकाय चुनाव से जुड़ा हुआ था, लेकिन किसानों को जोड़ दिया तो मेरा कोई दिक्कत नहीं मुझे। अभी जो फसल आई है, 24 फसलों की जो लिस्ट जारी की हुई है हमारे मुख्यमंत्री जी ने, जो फसल आती रहेगी एमएसपी दिल्ली जाती रहेगी। एक बात, धान की 52.20 लाख मीट्रिक टन फसल आई थी, इसके 12,923 करोड़ रुपए किसानों के खाते में जा चुकी है। बाजरा की जो फसल थी 4.80 लाख मीट्रिक टन आई थी, इसके 1216 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। मूंग की जो फसल आई थी 2672 क्विंटल आई थी, जिसके 23.43 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। और फसल कौन सी आई है मुझे आप बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के जो नायब सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, वो लोक लाभ से काम करने वाली सरकार है। वो कोई दबंग सरकार नहीं है, लेकिन जो दबंगता जो लोग करते हैं, लोगों के जो धक्केशाही करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सरकार बिल्कुल फ्रंट पे है और हर किसी के लिए अवेलेबल है। ये जो जैसा व्यवहार करेगा उसके बाद वैसा ही व्यवहार करने में सक्षम हम लोग, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा, हरियाणा सरकार बिल्कुल शांत भाव से अपना विकास कार्य चलाई हुई है। 80 जो कॉलेज है वो मनोहर लाल जी दे के गए, 12 नेशनल हाईवे इसी सरकार ने दिए, 152 दिल्ली का बड़ा ऐसे हाईवे, जीन से सोनीपत कॉरिडोर है जो, ये चीजें आपको बनाते तो नहीं नजर आती। पीजीआई बनने लग रहा है, ट्रैक्टर में बनने लग रहा, आपके शिक्षा में लागू हुआ है। तो ये सारी चीजें सरकार छत्तीस बिरादरी की हर कम्युनिटी के लिए समर्पित है। यही बात शहरों की, तो 30-30 गज के प्लाट देने की घोषणा की हुई थी कि वहाँ वो काम चल रहा है हमारा। और जो देरी का कारण है वो वोटर लिस्ट का कारण था, वार्डबंदी का कारण था, वो चुनाव आयोग का कारण है। चुनाव आयोग ने जैसे हरी झंडी दी, सरकार ने अपना तैयार कर दिया। राजवीर जी आपने सुना, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। राजवीर जी हाँ, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन एक सवाल का जवाब और दे दीजिएगा। अभी
सुखबीर पंवल जी को आप सुन रहे थे, उन्होंने बोला मुझे कब होगी, इस पर आप जवाब दीजिएगा। फिलहाल छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द लौटते हैं। छोटे ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटते हैं। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। Market access, resources, infrastructure, skills. Rajasthan has it all. With the vision of PM Narendra Modi and CM Bhajanlal Sharma, explore endless opportunities at the Rising Rajasthan Global Investment Summit. Register today. चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। राजवीर रोहेला जी, आपके पास वापस आना चाहूंगी। अभी देखिए, किसानों का जिक्र हो रहा था और कल हमने सुना और आपने भी जरूर सुना होगा, कल हुड्डा जो है पत्रकार वार्ता कर रहे थे और वैसे भी उन्होंने कहा MSP को लेकर, किसानों को लेकर, कि हरियाणा सरकार लगातार ये दावा करती है कि 24 फसलों पर जो है MSP दिया जा रहा है और MSP दिया जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि हरियाणा में 24 फसल तो होते नहीं है। इसका जवाब दे दीजिए जरा। फसलें सभी होती है टेक्नोलॉजी, वो कोई बात नहीं है, लेकिन हमने जो लिस्ट बनाई है वो तो समझ के बनाई। जो फसलें आएंगी आपको रिजल्ट मिलता रहेगा। मैंने आपको जो आंकड़ा दिया आज, जो हमने अभी तक MSP को खरीदा है, 12, 13 और 2, 15, 17,000 करोड़ रुपए की फसलें खरीदी जा चुकी है। अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ का खरीद हो सकता है। एक बात, इसका कोई बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। इस MSP की बात में स्वामी नरसिंह की बात करते हैं कांग्रेस, पहले तो कांग्रेस के बारे में पेंटिंग उन्होंने क्यों नहीं किया, एक बात। लेकिन
मोदी जी ने लगातार इन चीजों पर काम करके दिखाया है। आज एमपी स्वामीनाथन जी टोरंट में और यहाँ विजिट कर रही है, तो उन्होंने 13 जून 2017 को कुछ ट्वीट किए थे 4-5 सोशल मीडिया पर आज भी उपलब्ध है वो जिन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट बनाई थी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि मोदी गवर्नमेंट है इम्प्लीमेंटेड और आज रूरल ट्राइबल फार्मर कमीशन रिकमेंडेशन थी, मतलब जो मोदी सरकार है उसमें बहुत सी जो हमारे किसान आयोग की जो एक वो थी संस्कृति थी उनको लगाने का काम किया है, तो ये तारीफ की थी मोदी जी की। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं मोदी जी किस संस्कृति के हैं, वो सारा काम करेंगे, किया उन्होंने और करते रहेंगे वो। लेकिन जो ये लोग चाहते हैं अपना तफरी का माहौल हो, वो तो नहीं होने देंगे मोदी जी। ये स्वामीनाथन जी की समिति 4 समिति की उन्होंने उस दिन जो कि हमारे बुजुर्गों की थी, क्योंकि मोदी जी की उस दिन क्या पसंद आए। अब रही बात है जिम्मेदारों की, किसानों की बात है, किसानों को समझना पड़ेगा नहीं, मतलब हमारे खर्चे कितने हैं, ठीक है ना, वो सारी चीजें इंक्लूड होती है। आजकल अगर मैं वही बात है फिर बात में विवाद हो जाता था, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। तो कहीं ना कहीं जो सरकार ने जो सुविधाएं दी है और विकल्प में किसानों को तलाशने पड़ेंगे अपने, तो फिर हर चीज आप सरकार पर छोड़ के चलोगे तो मुझे नहीं लगता कि वो चीजें हम भी कर पाएंगी। लेकिन ये बात यही समाप्त करता हूं मैं। हमारे जो स्थानीय निकाय चुनाव की बात की तो मोहनलाल बड़ौली जी ने हर हल्के में जा रहे, हर जिले का उन्होंने भ्रमण कर लिया, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है, उन्होंने कार्यकर्ताओं में एक टास्क किया है कि आप पार्टी के लिए मेंबरशिप बढ़ाइए अपनी, आप अपने अड़ोस पड़ोस में जाके अपने जो वार्ड उसमें जाके जो प्राथमिकता उसको दी जाएगी जो सबसे ज्यादा मेंबर बना पाएगा, ऑथेंटिक मेंबर। क्योंकि प्रदेश में बिजली के जो मोबाइल में है सभी का डाटा, अगर मैं हूँ राजवीर सिंह रोहिला प्रवक्ता है, वो भी अपना कार्य कर रहा है, उसका भी डाटा प्रदेश अध्यक्ष जी के पास है। क्या ऐसा मैकेनिज्म इन लोगों ने तैयार किया? ये लोग उस वोट की वेट कर रहे थे, जनता अपने आप ही वोट देती है, वो चुनाव कभी नहीं आएगा क्योंकि जनता डिलीवरी देखती है। अभी अनुपुरा को भी आप सुन पा रहे थे, राजवीर रोहिला जी, अभी आप अनुपुरा जी को भी सुन पा रहे थे। उन्होंने कहा देखिए भ्रष्टाचार जमकर हुआ है बीजेपी सरकार में, इसी के साथ साथ निकाय चुनाव को बाद में क्यों कराया जा रहा है, इतनी देरी से क्यों कराया जा रहा है? जवाब दीजिए। मैंने आपको ये बात ब्रेक से पहले भी बताई थी कि वारंटबंदी का जो एक विषय था वो विषय काफी लंबा चला है। वोटिंग लिस्ट का विषय था, कुछ वोटें जोड़नी थी, कुछ काटनी थी, तो ये सारा चीजें चुनाव आयोग के तैयार में थी। जब चुनाव आयोग ने हरी झंडी दी अब चुनाव करवाए जाएंगे, तो हरियाणा सरकार कांग्रेस उससे तैयार है, हम लोग निश्चित रूप से चीज करेंगे। मगर कांग्रेस के मेरे जो बड़े भाई है सुखबीर जी से पूछूंगा क्या वो सिंबल पर लड़ेंगे या वैसे लड़ेंगे, क्योंकि ये भाईचारा में चले जाते हैं, हम तो भाईचारा में लड़ेंगे। कांग्रेस के सिंबल पर लड़के देखिए आपको पता लग जाएगा आपके घरातल क्या है। जैसे आपको विधानसभा में चुनाव में पता लगा है, तो मुझे लगता है कि इन सबको अपने अपनी तैयारी करने का हक है। अनुसूचित जी की पार्टी भी जो गांव की पार्टी बताई जाती है उसे भी खैर तैयारी करनी चाहिए, ठीक है ना। चौधरी जनरल की पार्टी है तो इन्हें भी तैयारी करनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता बूथ पे सक्षम है, सशक्त है और बिल्कुल जागरूक है। मुझे पता है चुनाव कभी भी कहीं भी हो सकता है। तो हमारे तो जो योद्धा है वो योद्धा 24/7 तैयार रखते हैं। ठीक है, अनुपुरा जी जवाब दे दीजिए। इन्होंने कहा कि इनेलो पार्टी बेसिकली ग्रामीण मुद्दों को प्रमुखता से उठाती रही है और इसमें कोई दो राय नहीं, ये सत्य है। और भाजपा अपने आप को ज्यादा शहरी पार्टी मानती है, लेकिन मैं यहाँ ये जरूर कहूंगी कि पिछले 10-20 साल में काफी लोग गांव से रोजगार के लिए शहरों में आए हैं। उनका लगातार शहरों की तरफ आना हो रहा है और शहरों के अंदर भी एक आबादी है जो गांव से आके शहरों में बची है और उनका वोट मायने रखता है। लेकिन उन्हें कंसीडर नहीं किया जाता शहरों में कि ये ट्रेडिशनल शहरी वोटर नहीं है। तो इस मामले में तो मैं डेफिनेटली कहूंगी कि विपक्ष का को ये सोचना चाहिए कि फाइट 1 to 1 होनी चाहिए। पहले रवैया नहीं रहा विपक्ष का। विपक्ष कहता रहा कि हम तो अकेले ही सक्षम हैं, हम तो अकेले ही सक्षम हैं। लोकसभा चुनाव में
जनता ने क्योंकि चुनाव थे प्रधानमंत्री के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, इसलिए उन्होंने एक तरफा होकर कांग्रेस को हरियाणा में वोट भी दिया और 5 सीटें कांग्रेस की आई। हालांकि सरकार बनाने में वो विफल रहे क्योंकि वो अकेले ही सक्षम अपने आप को मान रहे थे। उसके बाद विधानसभा चुनाव आया, तब भी यही रवैया रहा कि हम तो अकेले ही सक्षम है, हमारी तो लहर इतनी तगड़ी है कि हम तो 70 पार हो जाएंगे और भाई हमें तो ज्यादा सीटें चाहिए ही नहीं। इस रवैये में इन्होंने तीसरी बार हरियाणा में भी भाजपा की सरकार बनवा दी। और मैं फिर वार्निंग दे रही हूँ कि निकाय चुनाव के लिए भी ये रवैया अगर आप रखेंगे एक नेशनल पार्टी होके भी, तो आपके लिए अच्छा नहीं है। फाइट निकाय चुनाव में 1 to 1 अगर होती है तो डेफिनेटली ग्रामीण आबादी शहरों में आके बस रही है और वो भी वोट डालती है। और जो शहरी लोग हैं वो भी लोकदल से, आप रोहिला जी तो अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि ये तो नई पार्टी है, ये तो हरियाणा में आए ही 10 साल पहले है। धड़े ही हरियाणा में 2 हुआ करते, एक कांग्रेसी और एक गैर कांग्रेसी, यानी लोकदली। तो शहरों के अंदर भी जो लोग कांग्रेसी नहीं होते थे वो लोकदली होते थे। हाँ, डेफिनेटली कुछ ऐसे कारण हुए जिसकी वजह से वो लोग कहीं और शिफ्ट हो गए, कुछ भाजपा में भी गए होंगे, कुछ कांग्रेस में भी गए होंगे, लेकिन वो लोकदली लोग हैं, चाहे वो गांव में बैठे हैं चाहे शहरी हैं। जिस दिन लोकदल मजबूती से आएगा तो वो लोकदल के साथ ही आएंगे। अब ये तो डिपेंड नेशनल पार्टीज पे करता है कि उन्हें भाजपा को कितना ताकतवर बनाना है। क्या वो इसी तरह का रवैया रखेंगे कि भाजपा ताकतवर होती रहे, या भाजपा को कमजोर करने की दिशा में कोई कदम उठाएंगे। ब्रेक पे जाने से पहले रोहिला साहब ने ये कहा कि हमने नेशनल हाईवेज बनाए, हमने सरकारी कॉलेज बनाए, तो इस पे मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि नेशनल हाईवेज बनाती हैं प्राइवेट कंपनियां, सरकार का उनमें कोई रोल नहीं है। और आप तो सिर्फ उसका क्रेडिट लेते हो, कितने काटते हो। हर नेशनल हाईवे जो नई सड़कें बन रही हैं, 25-25 किलोमीटर पे टोल लगा रखे हैं और 100-150 रुपए से कम का कोई टोल नहीं है। प्राइवेट कंपनियों ने सड़कें बनाई हैं, वो अपना पैसा वसूल कर रही है, इसमें सरकार का क्या रोल है। सड़कें तो बनी थी जवाहरलाल साहब के राज में या अटल बिहारी जी के राज में। मैं मानती हूँ जिसने काम किया वो कहा जाएगा। ग्रामीण सड़क योजना आई थी उनके राज में। मोदी जी ने तो बेवकूफ बनाया देश को। गांव से गांव सड़कों का जाल बिछाने का काम तो मंडी बोर्ड के पैसे से चौटाला साहब ने किया था। उसके बाद ये कहते सरकारी कॉलेज हमने बनाए, लेकिन सरकारी कॉलेज कितने बने और प्राइवेट कॉलेज कितने बने। हर शहर के आप 25 किलोमीटर के दायरे में देख लो कितने प्राइवेट कॉलेज हैं और वो किसके हैं, वो कौन लोग हैं जिनके जो मालिक हैं प्राइवेट कॉलेजों के। ये प्राइवेट कॉलेज ही तो हैं जो सरकारें चलाते हैं। ये प्राइवेट स्कूल और हॉस्पिटल ही तो हैं जो तीसरी बार इन्होंने सरकारें बनवाई हैं। या कांग्रेस के भी भले नहीं है, कांग्रेसियों के भी बहुत से कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल्स हैं। यही तो लड़ाई है कि जनता के संसाधन जो सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी हॉस्पिटल बनने में लगने चाहिए थे, वो लगातार निजी कॉलेज बन रहे हैं, निजी हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, निजी स्कूल्स बन रहे हैं। और सरकारी कॉलेज बना तो दिए, लेकिन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वो बहुत कम है, फैसिलिटीज वहाँ है नहीं। जिन बच्चों का जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, सक्षम नहीं है, जो अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस में जा नहीं सकते, वो उन सरकारी कॉलेजों में पढ़ने को मजबूर हैं। वहाँ फैसिलिटीज नाम की कोई चीज है नहीं। सरकारी स्कूलों को ये लगातार मर्ज कर रहे हैं। बोलते हुए थोड़ा सोचना तो चाहिए। सरकारी हॉस्पिटलों के मैं हालात बताऊं कि बिल्डिंगें गिरने को हो रही हैं। यकीन ना हो तो मैं दिखा लाऊंगी। हिसार के अंदर ऐसे कई हॉस्पिटल है, मैं हिसार से हूँ। और इन्होंने कोरोना टाइम में मतलब तंबू लगा के और करोड़ों रुपए के हॉस्पिटल्स बनाए। मैंने हिसार में देखा है 300 करोड़ रुपए की लागत से इन्होंने तंबू वाला हॉस्पिटल बनाया, टेम्परेरी हॉस्पिटल 20-25 दिन के लिए। और वो 300 करोड़ रुपए इन्होंने सिविल हॉस्पिटल पे नहीं लगाए, जो परमानेंट, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आता, परमानेंट मशीन आती। लेकिन बोले कौन? क्योंकि हर डिबेट में ये क्या करेंगे कि बाकी सब कुछ छुप जाए, इसलिए आप किसानों को ले आओ, पंजाब के किसानों को ले आओ, यूपी के किसानों को ले आओ। किसान तो आपको वोट नहीं देता, आप औरों की बात क्यों नहीं करते? आपने कहा किसान वोट नहीं देता, तो जो 48 सीटें विधानसभा में मिली बीजेपी को, क्या आपका ये कहना है कि जो है किसानों ने वोट नहीं किया?
नहीं, किसानों ने वोट नहीं किया है। मैं आपको बताती हूँ जो हकीकत है। इन्होंने सिर्फ धर्म और जाति का जहर फैला के कुछ ग्रामीण वोट लिया है। जो किसानी के अलावा और बहुत रोजगार होते हैं जी, कोई दुकानदार है, कोई मजदूर है, कोई आशा वर्कर है, कुछ पॉकेट में बिल्कुल इनका वोटर है। ठीक है, इसका जवाब राज्य जी देंगे, लेकिन इससे पहले नहीं दिया है क्योंकि किसानों ने वोट दिया होता तो 60% वोट भाजपा के खिलाफ नहीं जाता। ठीक है, इसका जवाब दीजिएगा राजवीर जी, लेकिन इससे पहले सुखवीर जी आपके पास आऊंगी। देखिए, आपने राजवीर रोहिला जी को भी सुना, उसका भी जवाब दीजिएगा, लेकिन इससे पहले एक महत्वपूर्ण सवाल। अब देखिए, अगर बात कर ले विधानसभा चुनाव की, तो देखिए किसानों ने, अब अभी अनुसुरा जी भी कह रही थी कि किसानों ने वोट नहीं दिया। देखिए, ये तो खैर अलग बात है, लेकिन ऐसे में आपने पूरी कोशिश की। आप हमेशा किसान हितैषी भी खुद को बताते हैं। जो हरियाणा की जनता कितना आपसे जो है लगाव है उनका, ये भी आप लगातार कहते हुए नजर आते हैं, लेकिन ऐसे में वो उम्मीद आपको नहीं मिली। अगली परीक्षा तो देखिए शहरी निकाय चुनाव में है, तो कितनी उम्मीद है? देखिए, हमें पूरी उम्मीद है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्ष के कुशासन में जो सड़कों के, जो शहरी सड़कें, उनके जो हालात हैं, जो वहाँ पे पानी की कमी है, जो अस्पताल की कमी है, जो सफाई की कमी है, किस प्रकार से निरंतर सफाई कर्मियों की हड़ताल रही है, सारे स्थानीय निकाय के मुद्दे हैं। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी आईडी का इतना बड़ा भ्रष्टाचार का विषय आया हुआ है, 90% से ज्यादा प्रॉपर्टी आईडी में त्रुटि है, और उनको ठीक करवाने के लिए जिस प्रकार से अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने ये समझ लिया, उसका रेट पूछते हैं कि इस प्लॉट की कीमत कितनी है, ये समझ के उससे रिश्वत तय करते हैं कि ये मेरी जमीन है। इस तरह के हालात हैं आज प्रॉपर्टी आईडी को ठीक करवाने के लिए। और स्वास्थ्य का इससे बुरा बेड़ा गर्क क्या होगा, हमारा वैश्विक शहर गुरुग्राम जो मिलेनियम और साइबर सिटी है, उसमें विगत 10 वर्षों से ईंट नहीं लगी, और वहां फिलहाल पार्किंग बनी हुई है। ये हालात है स्वास्थ्य सेवाओं का, जो अनुसूरा जी अभी कह रही थी। और मर्जर के नाम पे कितने हजार स्कूल इन्होंने बंद कर दिए, वो बता देंगे राजवीर रोहिला जी। निश्चित तौर पे ये सारी की सारी समस्याएं स्थानीय निकाय की समस्याएं, और स्थानीय शहर के लोगों को जिस प्रकार से इस सरकार ने अनेक मदों में लूटा है। कोई एक इसमें मात्र प्रॉपर्टी आईडी का विषय नहीं है, और भी सारे ऐसे विषय हैं जो शहरियों को सुविधाएं नहीं मिली। जितनी समस्या, और मुझे पूर्ण विश्वास है, जितनी समस्या आप गिनवा रहे हैं, ये समस्या हुड्डा सरकार में थी, तब आपकी सरकार ने काम क्यों नहीं किया? नहीं, एक भी चुनाव लेट नहीं हुआ उस वक्त। और इस तरह का जो अब ये हालात बने हुए हैं कि भ्रष्टाचार के नाम पे जो लूट मची हुई है, ऐसा कभी कुछ नहीं था। इसके अलावा जो अभी आप बात कर रहे थे चुनाव की और समर्थन की, देखिए निश्चित तौर पे जिस तरह से आज ईवीएम पे उंगली उठ रही है, जिस तरह से वो पोल भी करवाने का एक महाराष्ट्र में विषय आया, और जिस तरह से वहां कर्फ्यू लगाया, तो ये कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। और जिस तरह के ऑडियो वीडियो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, और उनके खिलाफ तो मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, कोई विदेश में व्यक्ति बैठा है, निश्चित तौर पे ये भी कहीं ना कहीं संदेह की बात है। और इस तरह का संदेह लोकतंत्र में बिल्कुल भी गैरवाजिब है, और इस तरह का कोई संदेह होना नहीं चाहिए। जो सारे विपक्षी मांगे, जो पहले भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष में थी, ये भी मांग करते थे कि बैलेट से होना चाहिए चुनाव। आखिर अब इनके हाथ में कौन सा जादुई चिराग लग गया है, जो कि एक गांव में वोट है 350 और उसकी काउंटिंग हो रही 650। ये सारे के सारे जो जिस तरह का आचरण चल रहा है, और जिस तरह से राजीव कुमार जी ने, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं भारत के, उन्होंने एक बाहर के व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। निश्चित तौर पे दूध का दूध और पानी का पानी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र की पहली जो विचार है वो है वोट का अधिकार। और अगर वो वोट, मेरा वोट मैं जिसको देना चाह रहा हूं, अगर वो उस व्यक्ति के पास नहीं जाएगा, उसमें अगर कोई धांधली होती है, तो निश्चित तौर पे लोकतंत्र पर कलंक है। ठीक है, राजवीर रोहिला जी जवाब दे दीजिए। सुखवीर जी की बात का मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि जो FIR है वो चुनाव आयोग ने करवाई है, तो ये मसला चुनाव आयोग का तो भारतीय जनता पार्टी का मसला नहीं है। वो चुनाव आयोग देखे, वो जो अन्य पार्टियां हैं वो देखेंगी इस मसले को। रही बात शिक्षा की, तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने 2022 में 137 स्कूलों को अपग्रेड किया था, सैकड़ों स्कूल नहीं बनाए गए थे। ये सारी मैं बिल्कुल डाटा के साथ बोलता हूँ, ठीक है ना। और जो रही बात अनुसूरा जी की, किसानों ने वोट नहीं दिए, तो बांधना तो किसान ने, सुनिए बांधना तो किसान ने भावना क्षेत्र पूरा,
वो तो शायद एक भी नहीं आता। वहां से भारतीय जनता पार्टी जीतती है, उचाना में भारतीय जनता पार्टी जीतती है। ये ऐसे कुछ मोटी मोटी सीटें देख लेना आप, जहां भारतीय जनता पार्टी जीतती है। वो क्यों जीतती है? वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया लोगों ने, किसानों को समझ में आया है ये सरकार किसान हितैषी भी है और ये सर्वांगीण विकास करने वाली सरकार है, तो क्यों ना इस विकास में भागीदार बना जाए। तो वो सब उन सबने वोट दिया है। और ये बातें जो एनालिसिस करते जो बाद में चुनाव का, सबने मानी भी है ये बात। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि छप्पर फाड़ के अभी किसानों ने वोट दिया है। तो ये किसानों के नाम पे जो राजनीति करने का जो इनका स्टाइल है वो पुराना हो चुका है। उन चीजों में क्यों नहीं, क्योंकि किसान भी अब अपग्रेड हो चुके हैं। अब उन्हें हर चीज मोबाइल में पता लग जाता है। तो कारण जो 40 लाख जो दिए जाने हैं वो उनकी भी शुरुआत हो चुकी है। स्वामीनाथन जी ने ऐसे ही हमारे मतलब पक्ष में उन्होंने वो ट्वीट नहीं किए थे। ये चीजें उन्होंने देखे, दरअसल देखे थे। जो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, वो सरकार देश को समर्पित है, किसानों को, युवाओं को, वंचितों को, शोषितों को, दलितों को। अम्बेडकर जी की मूर्ति किसने लगवाई थी संसद में? चौथी बापू जी की मूर्ति किसने लगवाई है? तो ये सारी चीजें सबको पता है, तो दरअसल नहीं है चीजें। तो ये जो लोग राजनीति, इनको अपना मंथन करने की आवश्यकता है कि जनता इनसे विमुख हो गई है। क्योंकि 10 साल तो ये निकल गए, 5 साल हो जाएंगे, 15 साल, और 15 तो ये लगा लो आप, ये तो 25 साल आप पीछे चले जाएंगे आप लोग। जो लोग के जो अमित शाह जी है, 20 साल से पहले सत्ता से बाहर आप लोग 5 या 25 हो गए आपके, जो आपको सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं, लेकिन हरियाणा की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हरियाणा के विकास में अपना योगदान दे रही है। और हमारे जो कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता हर बूथ पे डटा हुआ है। तो हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो संदेश आता है वही निर्देश बढ़ जाता है। तो संदेश ये होता है पार्टी का, भाई आप अपना बूथ पे काम कीजिए, आप अपने हल्के में काम कीजिए और लोगों की समस्याएं सुनिए। अगर कोई समस्या है, आप ये बताइए किस मुख्यमंत्री ने ऐसे किया था कि अपने दरवाजे खोल दिए, लाखों लोग उनसे मिल लेते हैं, तो जहां भी जाते हैं वहां उनका क्रेज बढ़ जाता है। आज हरियाणा में नायक सैनी जी एक ब्रांड बन चुके हैं। जो बात करते हैं, वो जो तरीके से बात करते हैं, कोई अहंकार की बात नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें जनता ने देखी है, और तभी भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका दिया है। तो कई चीजें होती है जो राजनीति में जो होती है, लेकिन चलती रहती है। लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हमें विकास होते रहना चाहिए, अवरोध नहीं बढ़ना चाहिए। अभी जो किसानों का मुद्दे का आपने लोकसभा में वोट मांग ली, आपने विधानसभा में वोट मांग ली, ठीक है, समय की बहुत कमी है राजीव है जी। किसानों पर जीवित छोड़ देना चाहिए थे आपने। किसान बात कर रहे हैं, ठीक है सर, लगातार मीटिंग हो रही है, क्या दिक्कत है इसमें? ये भाजपा अच्छी तरह जानती है किस तरह से किसको प्रयोग करना है। एक आधा गाँव में होता है जिन्होंने नारंगी कुर्ता पहन रखा है, ठेकेदार हैं जो, उनको ये आगे भी रखते हैं दिखाने के लिए कि किसान हमारे साथ हैं। लेकिन अच्छी तरह जानते हैं कि उन ठेकेदार जो इन्होंने पकड़ रखे हैं नारंगी कुर्ते पहना के, उनके अलावा मेजोरिटी ऑफ किसानों ने इनको वोट नहीं दिया है और देंगे भी नहीं। इन्होंने जिक्र किया उचाना का और कहा कि वो किसान बहुल क्षेत्र है और वहाँ भाजपा जीतती है। अरे कोई एग्जाम्पल तो अच्छा दे देते, कितने वोटों से जीती है और क्या हालात थे वहाँ पे। मैं वो तो पहले कह चुकी हूँ कि विपक्ष की एकजुटता की कमी का फायदा भाजपा को बिल्कुल मिला है। हुड्डा साहब का बड़ा योगदान है भाजपा को जिताने में। वहाँ कितने कैंडिडेट थे, उसके बावजूद कितने वोटों से जीता है, वो ग्राउंड रिपोर्ट आपके पास भी है रोहिला साहब। अगर ना हो तो आप पता कर लेना कि कैसे सूट आई है उचाना में आपके। उसके बाद फैमिली आईडी का जिक्र किया था मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई ने। फैमिली आईडी के को लेके जो समस्याएं जनता को हैं, वो फैमिली वाले लोग ही समझ सकते हैं। ये सारे मैं सीधा कहूंगी ये संघी लोग हैं, ना इनके परिवार है, ना इनको फैमिली का पता। तो इनको फैमिली आईडी से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनका भी नहीं पता। इनको तो इनके तो मतलब ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे लोग हैं जो घर से निकाले हुए हैं। बोलना तो नहीं चाहिए चैनल के बैठ के, लेकिन सत्य यही है। ये घर से निकाले हुए लोग, इनको फैमिली का पता नहीं, इनको फैमिली कार्ड तो बना दिए, लेकिन उससे जनता को समस्याएं क्या हो रही है इनको क्या पता। ये तो सिर्फ लूटना जानते हैं। इनके यार जो है अडानी अंबानी, उनके विदेशों पे उनके केस हो रहे हैं और मतलब भ्रष्टाचार के आरोप विदेशों से लगने शुरू हो गए। अब कहाँ कितना ढकोगे। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बैंकों का राजनीतिकरण ना करें इलेक्टोरल बॉन्ड वाले मामले पे।
किसी भी मामले में लगा लो, इनके जो हर शहर के अंदर ये 5 स्टार ऑफिस बने हैं वो ऐसे ही थोड़ी बन गए हैं। लेकिन वही बात, अभी सत्ता में है तो चिट्ठे खुले नहीं है। ये तो इन्होंने तो सब कुछ दांव पे लगा दिया देश में। और अभी तो इनके जो कॉर्पोरेट के साथ कनेक्शन है वो ढके हुए हैं, क्योंकि सत्ता ठीक है अनुसुराज जी, देखिए होती है, समय की बहुत कमी है और देखिए शहरी निकाय चुनाव को लेकर लगातार सभी पार्टियां जो है वो मंथन करती हुई नजर आ रही है और ऐसे में किसकी कितनी तैयारी है ये तो देखिए चुनाव में रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो शहरी निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। अंदेशा जताया जा रहा है कि जनवरी में यानी 2025 के पहले महीने में ही निकाय चुनाव कराया जा सकते हैं और ऐसे में तमाम पार्टियां जो है अपनी तैयारियां करने में जुटी हुई हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।